अब ऑन हुआ होगा। इससे लग के आवाज कर रहा है, नहीं इसको इसमें डालना होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। ठंड काफ़ी हो रही है, नहीं कल से हालांकि कम हुई है ठंड। ये चैप्टर कल हम समझा चुके थे आप लोगों को, ठीक ना। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कैसे बिहार और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में कैसे ये धार्मिक पंथों का उद्भव हुआ, इनके उद्भव के पीछे के क्या क्या कारण थे, ठीक है ना। सामाजिक कारण भी हम बता दिए थे, ठीक। और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो कारण था वो भी हम कल समझा दिए थे, ठीक। अन्नू इकलौती उधर बैठी हो, दिख रहा है ना बोर्ड। अच्छा, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का फिलॉसफी के लेवल पे क्या अंतर था वो भी हम कल आप लोगों को समझा दिए थे, ठीक ना। फिर कल लास्ट में हम ये भी समझा दिए थे कि कैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत के धार्मिक इतिहास में क्रांति के रूप में उत्पन्न हुआ, लेकिन काल क्रमेण क्या हुआ, ये उन्हीं बुराइयों के वशीभूत हो गया जिनके अगेंस्ट में इनका उद्भव हुआ था। ये भी हम सब समझा दिए कि कैसे इन मठों को दान मिल रहा था, कैसे सोना चांदी और महिलाओं को लेकर कुरीतियां व्याप्त हुई, और इधर क्या हो रहा था हम एग्जाम्पल देके भी आप लोगों को समझाए थे कि कैसे यूरोप में कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट में मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म आता है, और फिर प्रोटेस्टेंट के कारण कैथोलिक धर्म अपने में क्या करता है, सुधार करता है। कुछ उसी टाइप का बयार, हालांकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाद का है घटना, और हमारा जो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म काल के अनुसार पहले की घटना है। ये सब सारा बात कल हो चुका था और ये चैप्टर हम लोग कल समाप्त कर चुके थे। कैसे फिर हिंदू धर्म में, मतलब सॉरी वैदिक धर्म में भागवत संप्रदाय का उद्भव होगा, है ना। फिर कैसे अवतारवाद का कंसेप्ट आएगा, और अवतारवाद क्या करेगा आगे चल के, भगवान विष्णु, ये पूरे सृष्टि को भगवान विष्णु के 10 अवतारों के रूप में परिभाषित करेगा, और कैसे बुद्ध को और जैन को भगवान विष्णु का क्या कर देगा, अवतार घोषित कर देगा। और जो बुद्ध, बौद्ध धर्म के मानने वाले और जैन धर्म के मानने वाले जो अपने आप को हिंदू वैदिक धर्म से अलग मान के बैठे हुए थे, उनको भी क्या किया, वैदिक धर्म अपने दायरे में समेट लिया अवतारवाद के माध्यम से। ये सब सारा चीज कल हम समझा दिए थे आप लोग को। उसमें कोई डाउट, फिलॉसफी के लेवल पे कोई डाउट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है ना। चले राहुल, चलिए। ये सब हम समझा दिए थे कल, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी न्याय, नैरात्मवाद, ये जितना भी कंसेप्ट था कल हम आप लोग को समझा दिए हैं। जिनका छूट गया है वो वीडियो देख के कर सकते। ठंड बहुत है, आवाज कहाँ पर है ये ठंड से। हमारे एक सीनियर एक बात बोलते थे कि जब परीक्षा होता है ना तो सब चीज का परीक्षा होता है। देखिएगा अक्सर आपकी तबीयत परीक्षा के पहले खराब होगी, ठंड भी ना परीक्षा के पहले होता है ना। तो परीक्षा जो होता है, घर में भी अगर कोई समस्या आनी रहेगी सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, तो वो भी ठीक एग्जाम के पहले होता है। एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम हो जाएगा ना, फिर जिस आदमी से आपका समस्या होता है उसके सामने जाके आप खड़ा रहो ऐसे करके, देखो कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो जब परीक्षा होता है तो सब तरीके से परीक्षा होता है। मोहसिन रिकॉल कर रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या कुछ मेरे लाइफ में। ये सब तो हम पहले क्लास से ही आप लोग को बता रहे हैं, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें क्या हुआ था, कब स्थाविरा हुआ, क्या महासंगिका हुआ, सब हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। कल रिवीजन भी करवा दिए थे।
स्थाविरा महासंघिका कब बटा था? वाह शाबाश, बाकी लोग चुप क्यों हैं? चलिए अब हम लोग का जो 5th नंबर चैप्टर है वो क्या है? मध्यकालीन, महाकालीन नहीं है, मध्यकालीन ठीक ना, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, ठीक ना, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो हम पहले आप लोग को थोड़ा इंडियन हिस्ट्री से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि बिहार का हिस्ट्री क्या है, उसी इंडियन हिस्ट्री का एक हिस्सा है। चूंकि आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आपका मेन फोकस किस पे रहेगा? बिहार वाले घटनाक्रम पे रहेगा। हालांकि हिस्ट्री वाले पोर्शन पे इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। चलिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि गुप्त साम्राज्य का पतन होगा, हर्षवर्धन आएंगे और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही भूमिदान की प्रथा शुरू होगी। ये भी हम शायद दूसरे या तीसरे क्लास में आप लोग को समझा दिए कि कैसे सामंतवाद का उद्भव होता है, ठीक ना, और कैसे सामंतवाद जो है भारत में राजनीतिक विखंडन का कारण बनता है और कैसे वो राजनीतिक विखंडन जो है अर्थव्यवस्था को विखंडित कर देता है। ये सारा बात हम समझा दिए थे आप लोग को। एक ये बनाकर एक फिगर बना के समझा दिए थे कि पहले ये एक क्षेत्र था, ये किसके, एक राजा के अंदर में था, ठीक। अब भूमिदान के माध्यम से क्या हुआ, यहाँ भूमिदान मिला, यहाँ भूमिदान मिला, यहाँ भूमिदान मिला। पहले इनको सिर्फ यहाँ से क्या भू राजस्व वसूलने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ शांति, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने का अधिकार किसको मिल गया? दान ग्रहीता को मिल गया। तो जब दान ग्रहीता को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी जिम्मा मिल गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? अपने अंदर सेना रखना स्टार्ट करेगा, करेगा ना। पहले सेना रखने का जिम्मा किसका था? राजा को था। लेकिन अब सेना कौन रख रहा है? ये जो दान ग्रहीता, जो छोटे छोटे सामंत हो रहे हैं, ठीक ना। ऊपर से पहले ये सारा इनकम कहाँ जा रहा था? इनकम का फ्लो राजा के पास जा रहा था। अब क्या ये इनकम जा रहा है राजा के पास? नहीं जा रहा है। तो राजा इतनी बड़ी सेना जो पहले वो मेंटेन कर रहा था, क्या वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये अपनी सेना की संख्या घटाएगा। इधर क्या है, इन सामंतों के हाथ में क्या आ रही है? शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। देखो, जैसे ही एक शक्तिशाली राजा मरेगा, ठीक ना, ये क्या करेंगे? अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे, सेंटर के विरुद्ध क्या करेंगे? युद्ध कर देंगे। अब देखो, जब एक राजा था, जब एक ये राज्य था, तो यहाँ का व्यापारी कहाँ पहुंच रहा था? यहाँ पहुंच रहा था, पहुंच रहा था ना। यहाँ का व्यापारी यहाँ पहुंच रहा था, मतलब पूरे राज्य में कहीं भी वो वाणिज्य और व्यापार करने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन अब क्या हुआ, अगर कोई व्यापारी इस रास्ते से जा रहा है तो यहाँ तो अब अलग सामंत आ गया, उसकी सेना यहाँ इस व्यापारी को रोक रही है, टैक्स दो नहीं तो हम अपने रास्ते से जाने नहीं देंगे। और बहुत सारे सामंत तो ये करते थे कि डायरेक्ट व्यापारियों को लूट लिया करते थे, ठीक ना, कि व्यापारी अपना काफिला लेके जा रहा है, अनाज लेके जा रहा है या जो भी लेके जा रहा है, उसके सामान को क्या किए वो लोग लूट लिए। अगर लूटे नहीं तो इस पर टैक्स लगाएं। अब यहाँ से ये व्यापारी इस सामंत के क्षेत्र में पहुंचा, यहाँ अलग टैक्स, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो अलग टैक्स। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट क्या हुआ? गिरने लगा। और आप जानते हो जो व्यापारी वर्ग होता है, चाहे कोई भी, हम ही को चाहे आप ही को, अगर प्रॉफिट ना हो तो आप कोई सामान दिल्ली से सर पे ढोक के जयपुर क्यों ले जाएंगे? ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो सामंतवाद एक और राजनीतिक विखंडन का कारण बना, दूसरी ओर आर्थिक विखंडन का भी कारण बना। अर्थव्यवस्था पतन की ओर हो गई। जब अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ होगा तो जो एक मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, ठीक, वो भी क्या होगा? उसका भी पतन होने लगेगा, ठीक। तो हर्षवर्धन के काल के बाद का जो काल है भारतीय इतिहास में, वो क्या कहलाता है? पूर्व मध्यकाल का युग कहलाता है, ठीक ना। तो पूर्व मध्यकाल का इसीलिए जो सिक्का वगैरह है, सिक्का वगैरह अनुपस्थित है। जबकि आपको मालूम होगा, हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोने के सिक्के कब जारी हुए हैं? गुप्त काल में हुए हैं, है ना। तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा कब जारी हुए हैं? सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को, कुषाण काल में हुए हैं। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलोगे तो इस ठंड में आप लोग की भी गर्मी आएगी, आप लोग में, और आप लोग का आवाज़ सुन के हम में भी गर्मी आएगी, ठीक ना, पक्का? हाँ, यस सर, धीरे ही बोलोगे तो चलेगा। वो फैक्ट थो जोर से बोलो, ठीक ना। तांबे का सिक्का सबसे ज्यादा कब चला था? और सोने का सिक्का? शीशे का सिक्का कौन चलाया था?
सातवाहनों ने चलाया था, ठीक ना। सातवाहनों ने सीसे का सिक्का चलाया था, पोटीन का सिक्का चलाया था, ठीक ना। लेकिन जब सामंतवाद आता है तो ड्यू टू दिस रीजन क्या हो रहा है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो जा रहा है। अच्छा ठीक, उसके बाद हम लोग राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे क्या कि 3 क्षेत्रों में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, कन्नौज को लेके त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। फिर पाल वंश में हम बताए थे कि इसकी स्थापना कौन किया था, कौन किया था, जोर से बोलो, कौन किया था। और गोपाल किस यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है बिहार में, बताओ, बताते जाओ, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बताओ कौन किया था। नहीं, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक ना। गोपाल के बाद कौन शासक बनता है, धर्मपाल के बाद कौन बनता है, शाबाश, गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, गोपाल, ओदंतपुरी, धर्मपाल कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है। ओदंतपुरी कहाँ है, बिहार के, वर्तमान बिहार के बिहार शरीफ में है। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में है। देखिए हम सब आप लोगों को बता चुके हैं, बताया है ना, एक बार नहीं 10-10 बार बताए हैं, ठीक। राहुल के फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग दिख रहा है, मैं बताया हूं, ठीक ना। वो ठंड ज्यादा है, हम समझ रहे हैं, ठंड है, हम भी बोलते हुए कांप रहे हैं, ठीक। एक यहाँ ब्लोअर लगवाया जाए, है ना। ठीक, ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं। अब देखो, जब यहाँ पाल वंश का फिर क्या होगा, पतन होगा, ये आपस में ही लड़के कटके मर जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, आज फिर प्रियंका छूट गई थी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को याद ही नहीं रहा, ठीक। इधर प्रियंका आप इधर बैठ जाइए, वहां से देखने में दिक्कत होगा आपको, थोड़ा स्टार्टिंग से आती तो कुछ रिवीजन हो जाता, कोई बात नहीं। तो ये आपस में ही लड़ कट के मरेंगे, ठीक ना। पाल वंश का पतन होगा और पाल वंश की जगह पे यहाँ क्या होगा, सेन वंश की स्थापना होगी। क्या होगी, सुष्मिता सेन का नाम सुने हो, हाँ, वो यही टाइटल है, ठीक ना। सुष्मिता सेन नहीं सुने हो, हाँ, अरे बहुत फेमस लेडी है, शायद इंडिया से पहला मिस यूनिवर्स बनी थी, है ना, पहला मिस यूनिवर्स बनी थी, सुष्मिता सेन बनी थी ना। उसकी एक, अच्छा हाँ, बहुत लंबी भी, उसकी एक सलमान खान के साथ मूवी बहुत फेमस थी। तो पाल वंश के बाद कौन आता है, सेन वंश, और बस अब देखो सुष्मिता सेन का बात किए, स्टार्ट हो गया, सब हो गया सुष्मिता सेन, अब सेन वंश पे आइए, ठीक ना। सेन वंश की स्थापना कौन किया था, सामंत सेन किया था। फिर देखिए इसी वंश में आगे विजय सेन आएंगे, ठीक ना, बल्लाल सेन आएंगे, ठीक ना, बल्लाल सेन। और इसी में फिर आगे कौन आएगा, लक्ष्मण सेन, कौन आएगा, लक्ष्मण सेन, ठीक। देखो ये कैसे बिहार के इतिहास से जाकर जुटेगा, थोड़ा ध्यान देना सब। सेन वंश संस्थापक सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, ये सब प्रमुख शासक थे। हालांकि सामंत और विजय के बीच में एक हेमंत सेन भी आते हैं, तो इतना आप लोगों को बिहार के हिस्ट्री के लिए जानना जरूरी नहीं है, ठीक। इन लोगों की राजधानी कहाँ थी, बंगाल में लखनौती थी, कहाँ थी, लखनौती नहीं, वेस्ट बंगाल में लखनौती है। देखो ये पाल वंश कहाँ था, ये बंगाल वाले क्षेत्र में था ना, और इसी के अंदर में थोड़ा सा बिहार का कुछ क्षेत्र को भी ये कब्जा करके रखा था ना। तो तभी ना धर्मपाल जो है जाके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। मतलब जो बिहार का जो पूर्वी भाग है, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, झारखंड का जो साहेबगंज वाला क्षेत्र है, देख रहे हो ना, पूर्वी क्षेत्र वाला, जहां से गंगा ऐसे धीरे धीरे टर्न होना स्टार्ट करती है, दिख रहा है ना। फरक्का तो बहुत आगे चलेगी, थोड़ा सा और पीछे आओ, ठीक ना। वहां क्या हो रहा है, ये सब पाल वंश के अंतर्गत था। उसके बाद जब पाल वंश का पतन होता है तो सेन वंश आते हैं। सेन वंश के ये सब राजा हैं, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। आप लोग गीत गोविंद पुस्तक का नाम सुने हैं, हाँ? गीत गोविंद की रचना कौन किया है, जयदेव किया है। जयदेव इन्हीं के दरबार में थे, ठीक ना। किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी कौन थे,
जयदेव जो गीत गोविंद की रचना किए थे। इसके अलावा इनके दरबार में दो और स्कॉलर हुआ करते थे जी। एक का नाम क्या था? धोई। क्या नाम था? ये जो है पवनदूत एक पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? लिख लो, भूल जाओगे, ठीक ना। पवनदूत, पवनदूत की रचना कौन किए हैं? धोई किए हैं। और इन्हीं के दरबार में एक और स्कॉलर था, हलायुद्ध। कौन था? तो आपसे ये बिहार के, ये कैसे जुटेगा अभी बिहार के हिस्ट्री से अभी हम जोड़ रहे हैं, फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबारी कौन हुए? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, धोई और हलायुद्ध। ये तीनों किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चलिए, हाँ? हलायुद्ध, हाँ हाँ नाम है हलायुद्ध, ठीक ना। हलायुद्ध समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा फिर अब हम लोग, ये तो क्षेत्रीय इतिहास हो गया ना। हर्षवर्धन, इंडियन हिस्ट्री। हर्षवर्धन के पतन के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद 3 क्षेत्रीय वंश आते हैं जो कन्नौज के लिए लड़ते हैं। क्योंकि हम लोग को बिहार देना है तो हम लोग को बिहार वाले क्षेत्र से लेना देना है। तो यहाँ कौन होता है? पाल वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश। पाल वंश के सारे राजाओं का डिटेल्स हम आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए यहाँ हम नहीं बता रहे हैं। सेन वंश के राजाओं की ये श्रृंखला है। इसमें जो लक्ष्मण सेन है ये अंतिम हिंदू शासक होते हैं, कहाँ के? बंगाल के। और इनको जो सत्ता से हटाता है वो कौन हटाता है? ग्यासुद्दीन तुगलक। हाँ, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक ना। कब? 1324-25 में, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इधर तो क्षेत्रीय राजवंश हो ही रहा था, है ना। काल ऐसे ही आगे बढ़ता है। 712 ईस्वी में इंडिया में पहली बार किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है। किसका? अरबों का आक्रमण होता है। कहाँ होता है? सिंध प्रांत में होता है। कहाँ होता है? और उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। कौन थे? है ना, 712 ईस्वी में। इन लोगों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति की लूट, ना कि यहाँ राज्य की स्थापना करना। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो सबसे पहली बार इंडिया में जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो कब होता है? 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के रूप में होता है। उस समय वहां के शासक कौन थे? सिंध के दाहिर, ठीक। इसके बाद फिर जो एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, देखिए अब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में है ना, मध्यकालीन भारत में है। फिर इस समय क्या होता है कि आज का अफगानिस्तान जो है वहाँ एक गजनी नाम का जगह है। आप लोग को मालूम होगा, एक गजनी मूवी भी आई थी आमिर खान की जिसमें भूल जाता था, तो आप लोग मत भूलिएगा बीपीएससी में, ठीक ना। उसको भूलने के बाद भी हीरोइन मिलती है, लेकिन आप लोग अगर भूल गए बीपीएससी में तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक ना। तो वहाँ एक गजनी नाम का जगह है, मालूम है। वहाँ एक शासक होता है अल्पतगीन। कौन होता है? अल्पतगीन। ये क्या करता है? गजनी साम्राज्य की या गजनी राज्य की स्थापना करता है, ठीक है ना। कहाँ करता है? अफगानिस्तान में करता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद कुछ और, एक और शासक आता है, उसका नाम प्रीतगीन या समथिंग कुछ है, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबुद्दीन अब आएगा। बीच में एक और शासक आता है प्रीतगीन या समथिंग कुछ उनका नाम है। एक्चुअली इंडिया पे, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है ना, जो हिंदू कुश सुलेमान रेंज वाला जो क्षेत्र है, उसमें सबसे पहली बार जो ये गजनी राज जो आक्रमण करने आता है वो उसी परितगीन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? परितगीन के अंतर्गत आता है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो आक्रमण था वो इतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं रहता है। फिर उसके बाद एक शासक आता है सुबुतगीन। कौन आता है? सुबुक्त, एक्चुअली क त है बीच में, सुबुक्तगीन, ठीक है ना। और इसी का बेटा होता है महमूद
महमूद गजनी या गजनवी जो बोल लीजिए आप, ठीक ना। नहीं, बीच में एक कृतगिन भी तो आता है। हाँ, लेकिन भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस पे जो पहला गजनी शासकों में जो सबसे पहला व्यक्ति जो आक्रमण करने आता है वो कौन आता है? यही कृतगिन ही आता है, ठीक ना। लेकिन उसका आक्रमण उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है, वो कुछ कुछ जगहों को लूटता पड़ता है और वापस चला जाता है। उसके बाद सुबुतगीन आते हैं। सुबुतगीन का बेटा कौन होता है? महमूद गजनी होता है। देखो, महमूद गजनी भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार? 17 बार, है ना। और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन संपत्ति की लूट। देखो, आज भी अगर आप YouTube में गजनी को सर्च करोगे ना तो बहुत ज्यादा संपन्न नगर नहीं है, समृद्ध नगर नहीं है, ठीक ना। पहाड़ों से घिरा हुआ है, हल्की फुल्की खेती होती है, लेकिन वहाँ फसल आज के डेट में कम बोए जाते हैं और बारूद ज़्यादा बोए जाते हैं। और आपको मालूम है कि इंडिया शुरू से ही क्या रहा है? बहुत फर्टाइल लैंड रहा है। और यहाँ के मंदिरों में बहुत बड़े मात्रा में आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही धन संपदा का संकेंद्रण रहा है। कल भी हम क्लास में चर्चा किए थे कि अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आया है कि सिडरी के साईं बाबा को क्या 400 करोड़ का क्या मिला है? पिछले साल दान मिला है। उसमें से 125 करोड़ ना कि 130 करोड़ तो ये ऑनलाइन पेमेंट मिला है ना। व्हाट इसके किसके थ्रू? गूगल पे, फोन पे, ये सब कल बातें हो चुकी हैं ऑनलाइन। हाँ, तो देखो, धन संपत्ति के लिए आता था और इनका कहीं भी उद्देश्य भारत में एक स्थायी राज्य की स्थापना करना नहीं था। यहाँ से लूटो और अपने क्षेत्र में जाके इसको लुटाओ। लो, आया कोई भी भीख मांग रहा है, लो सोना का सिक्का, जाओ, कौन सा हमारे बाबूजी का पैसा लग रहा है, लूट के तो लाए हैं। समझ में आ रहा है? देखो, अब इससे रिलेटेड बीपीएससी में बहुत फैक्ट पूछता है, ठीक ना। मोहम्मद गजनी है, ये भारत में जो सबसे पहली बार आक्रमण करता है वो कब करता है? 1000 ईस्वी में करता है, ठीक है ना। 1000 ईस्वी में करता है। टोटल कितने बार आक्रमण करता है? इसके आक्रमण में एक जो फेमस आक्रमण है वो है 1025 का, 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, है ना। बोलता है कि सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए धन को ये मतलब 100 हाथियों पे लोड करके लेके गया था, ठीक है ना। इतना संपत्ति मिला था सोमनाथ से, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद इसका जो अंतिम आक्रमण होता है वो कब होता है? 1027 और 28 में होता है। किसके विरुद्ध? जाठों के विरुद्ध, ठीक ना। जाठों के विरुद्ध होता है। हाँ, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 उसके अराउंड में मृत्यु। हम लोग को मेन इससे लेना देना है 1027 से 28, ठीक है ना। और सोमनाथ पे आक्रमण 1025, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी। समझ में आ रहा है? चलो, ये एक रास्ता खोल दिया। क्या? 16 1027-28 ये लास्ट आक्रमण इसका रहता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज देखो, 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वो कौन किया था? अरब किए थे, ठीक ना। लेकिन ये जो गजनी है ये क्या हो रहा है? तुर्क। क्या हो रहा है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत पे जो पहला तुर्की आक्रमण हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था? गजनी के अंतर्गत में हुआ था। लेकिन अगर प्रीतगिन भी ऑप्शन में रहे तब प्रीतगिन आप मार सकते हैं, लेकिन जनरली आज तक कभी दिया नहीं है उसको, ठीक है ना। हमेशा क्या रहता है? गजनी ही ऑप्शन में रहता है, ठीक ना। अच्छा, देखिए, इससे एक इंपॉर्टेंट और चीज जुटता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज जुटता है बताइए? मोहम्मद गजनी अपने साथ किसी को लेके आया था क्या? किसको लेके आया था? अलबेरूनी का नाम सुने हैं आप लोग? ये तो कुछ ज्यादा छोटा हो गया फ्रंट, हम ही को नहीं दिख रहा, ठीक। आप लोग अलबेरूनी का नाम सुने हैं? कौन है ये? हाँ ना, ज्ञानी तो था तभी तो इसका नाम लिया जा रहा है, अज्ञानी का नाम थोड़ी लिया जाता है। बताइए। अलबेरूनी एक पुस्तक लिखा था, क्या लिखा था? उसका नाम क्या था? किताबुल हिंद। बोलता है कि मध्यकालीन भारत में जितने भी पुस्तक लिखे गए
भारतीय समाज के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जितना विशद वर्णन अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया है, उतना विशद वर्णन किसी भी पुस्तक में नहीं है। ठीक है ना, किसी भी पुस्तक में नहीं है। हालांकि फिर हिस्ट्री में इस पर डिबेट है कि वो खुद आया था कि यहाँ से जो युद्धबंदी गए थे उनसे बतिया के सारा किताब लिखा था। तो फाइनली हिस्टोरियन बोले कि नहीं, वो एक आध बार इंडिया आया भी था और साथ में यहाँ से जो युद्धबंदी, जो भारतीय सैनिक पकड़ा के जो जाते थे युद्धबंदी के रूप में, उनसे वो जेल में इत्मीनान से बैठ के पूछता था। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, उनसे पूछा करता था कि भारतीय समाज कैसा है, कैसा नहीं है। तो अलबेरूनी की पुस्तक के अंदर में जो भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में विशद वर्णन है, उससे भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक ना। मोहम्मद गजनी के ही दरबारी थे कौन, और बताओ? फिरदौसी थे, ठीक है ना, उतबी थे, है ना। तो ये आप लोग कहीं ऊपर में लिख लो, अलबेरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी थे, फारूकी थे, है ना। नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही होगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। देखो 712 में अरबी आक्रमण होता है, लेकिन पहला जो तुर्की आक्रमण होता है वो मोहम्मद गजनी के अंतर्गत होता है 1000 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद देखो ये तो एक रास्ता खोल दिया जाने का कि देखो देखो इस रास्ते से जाओ और वहां से लूट के लाओ और यहाँ जो है एकदम राजा की तरह उड़ाओ, ठीक। रास्ता खोल दिया, मुंह में लग गया था खून। फिर मध्य एशिया से फिर तुर्की आक्रमण होता है, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद गौरी के। हाँ बिल्कुल, ठीक ना, मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में आक्रमण होता है। इसी का एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? देखो मोहम्मद गौरी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो जो भारत वाला क्षेत्र रहता है, ये जिसमें आज के डेट में पाकिस्तान वाकिस्तान जो है, ये वाला जो क्षेत्र रहता है, ये किसके नेतृत्व में रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में रहता है। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी मरता है, ये क्या करते हैं, ये इस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं और यहाँ अपने आप को वो राजा घोषित कर देते हैं, ठीक ना। तो हमारे प्राचीन भारत में राजा होते थे, सम्राट होते थे, लेकिन मध्यकालीन भारत में उनको क्या बोला जाता था? सुल्तान, बादशाह नहीं, सुल्तान, ठीक ना। सुल्तान और बादशाह में एक टेक्निकल अंतर है। टेक्निकल अंतर क्या है इसमें कि जो सुल्तान होता है वो अपने ऊपर खलीफा की सत्ता को मानता है। हालांकि ये सब आप लोग को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक ना। और वो क्या करता है कि हम राजा तो हैं, राजा तो हम तलवार के बल पे बने हैं, लेकिन अपनी जनता को खुश करने के लिए या जो भी रिलीजियस कारण हो, वो क्या करते हैं कि जो एक तो हो गया मोहम्मद साहब पैगंबर, खलीफा, जो खलीफा होते हैं, खलीफा से अपने राजत्व का परमिशन मांगते हैं, है ना। और खलीफा क्या करते हैं कि उनको परमिशन ग्रांट करते हैं। तो जब परमिशन ग्रांट होता है तो वो क्या बन जाते हैं? सुल्तान। तो सुल्तान के ऊपर एक सत्ता किसकी हो रही है? खलीफा की हो रही है। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत आती है तो वो इस ट्रेंड को चेंज कर देता है, ठीक ना। वो खलीफा से जो परमिशन लेने वाला सिस्टम था उस चीज को खत्म कर देता है। तो वो क्या कहलाते हैं? बादशाह, बादशाहत है हमारी यहाँ, ठीक ना। ये हमारा सल्तनत है, मतलब ये हमारा स्टेट है ना। हम इसके शासक हुए, सुल्तान हुए, लेकिन हमारी यहाँ बादशाहत है। दोनों में अंतर है ना। हमारे ऊपर कोई और पावर नहीं है, लेकिन सुल्तान क्या कर रहा था? अपने ऊपर खलीफा की सत्ता मान रहा था। हालांकि ये बिहार हिस्ट्री में आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। आप पूछे तो हम बता दे रहे हैं। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं? 1206 में ये राज स्थापित किए, कर लिए ना। और 1206 में जो ये राज स्थापित करते हैं, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, तो जो सबसे पहला वंश आता है वो क्या कहलाता है? गुलाम वंश, दास वंश। हालांकि गुलाम बोलिए इसको, दास नहीं बोलिए, गुलाम वंश, ठीक ना, या दास वंश।
है ना। देखो बेसिकली ये गुलाम कौन होते हैं, हम लोग का जो घर का नौकर चाकर होता है ना, उस टाइप वाला गुलाम मत समझो। ये एक्चुअली होते थे, इनको बाजार से खरीदा जाता था, और ये कुशल सैनिक होते थे। क्या होते थे? कुशल सैनिक। और इनको युद्ध में लड़ने के लिए खरीदा जाता था, उनकी क्वालिटी देख के। एक हॉलीवुड की मूवी है स्पार्टकस, आप लोग देखे हैं? एथेंस के ऊपर में है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें भी इस चीज़ को दिखाया है कि कैसे उनकी क्वालिटी का चेक होता है, और कैसे उनको ला के फिर सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता है। फिर एथेंस का जो अखाड़ा है वो सब उसमें दिखाया है। अच्छी मूवी है। सॉरी स्पार्टकस बोल रहे, ग्लेडिएटर। आप लोग देखे होंगे, स्पार्टकस भी मूवी है और ग्लेडिएटर भी मूवी है, लेकिन ग्लेडिएटर आप लोग देखिएगा, स्पार्टकस में थोड़ा सा न्यूडिटी ज़्यादा कर दिया है हॉलीवुड वाला, लेकिन चीज़ें वही हैं मोरलेस। ग्लेडिएटर मूवी देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा दिखाया है कि कैसे एक जो सैनिक होता है, कैसे एक छोटे पोस्ट से बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन ब्लड की शुद्धता को लेके उसके लोग विरोधी बन जाते हैं। इस चीज़ को दिखाएगा, और यही ब्लड की शुद्धता की बात अभी हम लोग करेंगे यहाँ, ठीक है ना। देखो गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो वंश आता है उसका क्या नाम है? खिलजी वंश। पीछे पानी रखा हुआ है, पानी पी सकते हैं, गर्म पानी वहाँ है बीच में, ठीक ना। क्या है? खिलजी वंश। देखो अभी हम लोग क्या बात किए थे? रक्त की शुद्धता की बात किए थे ना। इस्लाम धर्म का उद्भव कहाँ हुआ था? अरब वाले क्षेत्र में हुआ था। फिर ये लोग जहाँ गए वहाँ क्या किए? स्पेशली जो हमारे भारतीय समाज का जो निम्न वर्ग था, शूद्र वर्ग था, उसको ये लोग क्या किए थे? धर्म परिवर्तन करवाए थे, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या है, छोटा बड़ा का कंसेप्ट नहीं है। हालांकि बाद में इंडिया में आने के बाद वो भी हमारे जाति व्यवस्था से इन्फेक्टेड हुए, और उसमें भी दो कम्युनिटी बट गया। नहीं, सिया सुन्नी अलग है, सिया सुन्नी अलग है, वो तो धार्मिक मान्यता के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम हम बता रहे हैं। ये भी दो भागों में बट गया, एक अशरफ कहलाते हैं और एक अजलफ कहलाते हैं। अशरफ जो होते हैं कंपैरेटिवली हाई क्लास होते हैं, जैसे उनका टाइटल होगा शेख, सिद्दीकी, पठान, आलम, ठीक ना। और जो कंपैरेटिवली निम्न वर्ग के होते हैं, ठीक ना, उसमें मैक्सिमम कन्वर्टेड वाले होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अजलफ, ठीक ना। उनमें होते हैं वो जैसे अंसारी हुए, फिर आपका जो धुनकी हुए, इस टाइप के और भी बहुत सारे टाइटल होते हैं, ठीक। तो हमारे इंडिया में जब इस्लाम धर्म आता है तो हमारे कास्ट सिस्टम से प्रभावित होता है, और उसमें भी अशरफ और अजलफ दो वर्ग बट जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हमारे इंडिया आया, कन्वर्जन करवाया, करवाया ना, करवाया कन्वर्जन। लेकिन इसका उद्भव कहाँ हुआ था? अरब में। कन्वर्जन कहाँ करवाया? इंडिया में। कन्वर्जन तो करवा दिया, लेकिन जब बात सत्ता की आती थी, पावर की आती थी, तो क्या बोलते थे कि हम लोग प्योर ब्लड हैं, लेकिन तुम लोग क्या हो? प्योर ब्लड नहीं हो, रक्त की शुद्धता। देखो जब भी राज्य की बात आएगी, ठीक ना, तो रक्त की शुद्धता की बात आएगी। यही ग्लेडिएटर मूवी में भी दिखाया है, ठीक ना। तो ये जो खिलजी थे, ये खिलजी क्या थे? इंडियन मुसलमान थे। क्या थे? इंडियन मुसलमान जो कन्वर्टेड थे, है ना। लेकिन 1290 में आपको खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था बताइए? जलालुद्दीन खिलजी। तुम लोग अलाउद्दीन खिलजी मूवी नहीं देखे? मूवी देखे हो ना? रणवीर सिंह क्या जबरदस्त एक्टिंग किया है। लगता है कि नहीं अलाउद्दीन किसी जमाने में नहीं, अलाउद्दीन ही का किया है। शायद हम फिल्म का नाम गलत बता रहे हैं, हालांकि हम जान रहे हैं आप लोग समझदार हैं। अच्छा, पद्मावत की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ना। तो कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक ना। और ये क्या रहते हैं? इंडियन मुसलमान रहते हैं। इनमें ये प्योर ब्लड नहीं था। समझ में आ रहा है? ये कौन थे? इंडियन कन्वर्टेड लोग थे। इसीलिए खिलजी वंश जब दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करता है तो उसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से। एक क्वेश्चन पूछता है, खिलजी क्रांति किस वर्ष हुई थी, या खिलजी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी के। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, ठीक ना। इस बीच में आप लोग को जैसे गुलाम वंश में ही आप लोग को फिर पढ़ना है, इल्तुतमिश आएगा, रजिया सुल्तान आएंगी, फिर बलवन आएगा, फिर बलवन जो है सिजदा, पायबोस, मतलब रक्त और लौह की नीति अपनाएगा। वो सब देखो यहाँ डिटेल्स में बताएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, वो आप लोग को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक।
हम अभी इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जाके कनेक्शन जुटेगा आपका बिहार के हिस्ट्री में। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का फिर बाजार नियंत्रण व्यवस्था आप लोगों को पढ़ना है ना, पढ़ना है ना, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। फिर वो क्या करता है, घड़ी और चराई नाम के नया कर लगाता है। पशुओं के जो पशु जो चरते हैं उस पर चराई, और घर जो बनता है उसके लिए गढ़ी कर लगता है। फिर घोड़ों का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो दाग प्रथा स्टार्ट करता है ना, चेहरा प्रथा। ये सब आप लोग को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। चेहरा में क्या होता था, सैनिकों का हुलिया रखा जाता था। ये सब हमको यहाँ बताना जरूरी नहीं है, ठीक ना। अब देखो खिलजी के बाद कौन आएंगे, तुगलक आएंगे। तुगलक वंश में पहला शासक कौन था, ग्यासुद्दीन तुगलक। और अभी हम क्या बताएं आपको कि पाल वंश के बाद जो सेन वंश आता है, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था, लक्ष्मण सेन। इसी को हम लोग अंतिम हिंदू शासक मानते हैं, कहाँ का, बंगाल का, ठीक ना। और इस लक्ष्मण सेन को कौन हराता है, यही ग्यासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का स्थापना करता है। फिर तुगलक वंश में संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक ना। देखिए सब चीज लिखना जरूरी है नहीं, आप लोग को लिखना है तो लिखिए, ठीक। ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक 1388 में मर जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, इस बीच में फिर आप लोग को पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या काम किया था, कैसे राजधानी परिवर्तन करता है, कैसे सांकेतिक मुद्रा चलाता है, ठीक है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है तो बर्नी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने तारीखे फिरोज शाही नाम की ग्रंथ लिखी है। क्या लिखा है, कौन लिखा है, तो क्या कहता है कि अंततः लोगों को राजा से, राजा को लोगों से मुक्ति मिल गई। मतलब बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलता है, पागल सुल्तान था, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि पूरे सल्तनत काल में जो सबसे स्कॉलर शासक होता है वो कौन होता है, एमबीटी होता है। जो ये गंगा जमुनी तहजीब कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि आप हिंदू धर्म को और हम इस्लाम धर्म को जो एक सह अस्तित्व की जो भावना है, इसकी जो शुरुआत किया था वो कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ही किया था, ठीक ना। लेकिन बर्नी क्या कहता है, उसको पागल शासक घोषित कर देता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जो है फिरोज शाह तुगलक आएंगे, है ना। फिरोज शाह तुगलक क्या करेंगे कि अपनी जनता को खुश करने के लिए आपका, ठीक ना, वो तो जजिया जकात खिराज और खुम्मस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए खुम्मस वर्ड आया। खुम्मस क्या होता है, जो युद्ध में लूट का धन होता है ना, उसको खुम्मस बोलते हैं। खुम्मस का नियम क्या होता है, ठीक है, 3/4 जो होता है लूट के धन का 3/4 उसमें हिस्सा लगता है। मतलब सैनिक लूट के लिए आया राजा साहब के सामने कि राजा साहब हम लोग इतना जो है लूट के लाए हैं मुखर्जी नगर से, तो राजा क्या करता है 3/4 हिस्सा किसको दे देता है, सेना को, जाओ बेटा ऐश करो। और 1/4 हिस्सा कौन रख लेता है, राजा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस चीज को उलट देता है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है ना ना 3/4 हम रखेंगे, तुम लोग 1/4 में काम चलाओ। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, सभी करों को हटा के जो इस्लामिक कर होता है 4 टाइप का, जजिया जकात खिराज और खुम्मस, बस इन्हीं को लागू करता है, ठीक ना। हालांकि वो सिंचाई की व्यवस्था करवाता है इंडिया में, है ना। हाँ, ग्यासुद्दीन तुगलक करवाया था, लेकिन लार्ज स्केल पे जो सिंचाई की व्यवस्था करवाता है कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक करता है। और फिरोज शाह तुगलक एक कर लगाता है जिसको हम लोग हक ए सर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, हक ए सर्ब, ठीक। तो ये बिहार का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हक ए सर्ब कर किससे रिलेटेड था, तो सिंचाई कर से रिलेटेड था। कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक लगाया था। फिरोज शाह तुगलक और भी काम किया था, जैसे दीवाने वंदगान नाम का एक डिपार्टमेंट खोला था, किसके लिए, दासों के लिए। वंदगान, वंदगान जो है फारसी शब्द है दास के लिए, जैसे हम लोग दास बोलते हैं ना, इसका फारसी शब्द है वंदगान। तो दीवाने वंदगान, यस यस, वंदगान, ठीक ना, या वंदगान भी लिख सकते हो, ठीक ना, दीवाने वंदगान। फिर दीवाने खैरात की स्थापना करता है।
किसके लिए? दान देने के लिए। फिर दीवाने इस्तिहाक की भी स्थापना करता है। दीवाने इस्तिहाक क्या था कि जैसे बेरोजगार लोग, उसके राज्य में कितने बेरोजगार हैं जो जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तो क्या किया था, रोजगार डिपार्टमेंट खोला था, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीवाने इस्तिहाक बोलते हैं। ये सब आप लोग को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक ना। अब चलिए देखिए, अब हमारा यहाँ जो चर्चा का एक विषय है जो बिहार के हिस्ट्री से जुड़ेगा, वो क्या है? हम आप लोग को बताएं कि जो एफएसटी हैं, फिरोज शाह तुगलक, ये 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मालूम है। इसके ठीक 10 साल बाद 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक ना, जिसने दिल्ली में बहुत ही बड़े स्तर पे ब्लड बाथ किया था, ठीक ना। और उस समय तुगलक वंश का शासन था, और जो तुगलक शासक थे उनका नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। लिखिए, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, यही अंतिम तुगलक शासक भी थे, ठीक। हाँ, तैमूर लंग मंगोल आक्रमण हुआ। नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक ना। तैमूर लंग के आक्रमण से क्या होते हैं? इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है, तुगलों की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसी समय दो बड़ा बड़ा घटना होता है। पहला, तुगलक वंश समाप्त हुआ और उसके जगह दिल्ली पे तैमूर लंग अपने एजेंट के रूप में सैयद वंश को स्थापित करके जाता है। किसको? सैयद वंश, ठीक ना, समझ में आ रहा है। और जब तैमूर लंग का आक्रमण चल रहा था तो नसरुद्दीन महमूद तो गायब हो गए थे, दिल्ली छोड़ के भाग गए थे। तो क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत से उनकी पकड़ मजबूत हुई। तो इन्हीं का एक मतलब सैनिक था या गवर्नर बोल लो, जो ये थे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, उनका नाम था मलिक सरवर। क्या नाम था? नहीं, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के समय का है वो, नहीं, मलिक सरवर, ठीक ना। ये मलिक सरवर क्या करते हैं? यूपी में जौनपुर का नाम सुने हैं? जौनपुर में जाके क्या करते हैं? अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं एक छोटे से क्षेत्र पे, ठीक ना। मलिक सरवर कहाँ चले जाते हैं? नहीं नहीं, सैयद वंश अलग हो गया। सैयद वंश दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुआ। कौन? ये जो मलिक सरवर है, ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक का गवर्नर था, एक सैनिक था। जैसे ही नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली छोड़ के भागते हैं, मलिक सरवर आके क्या करता है? जौनपुर के क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, ठीक। और उधर तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जब तुगलक की सत्ता दिल्ली से समाप्त हो जाती है, तो दिल्ली में वो अपने एजेंट को बैठा के जाता है, ठीक ना। और वो एजेंट कौन था? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। तो खिज्र खां क्या करता है? सैयद वंश की स्थापना करता है। समझ में आ रहा है? देखो सीक्वेंस समझो, पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक कौन बोला? खिलजी 1290 में, ठीक ना, फिर तुगलक, फिर सैयद, सैयद, और फिर लोदी। और फिर लोदी को परास्त करके कौन बनेंगे? मुगल। यही सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है। अब मुगलों को विस्थापित करके कौन आ जाएंगे? अंग्रेज, ठीक ना, ठीक। और अंग्रेज से हमको 1947 में आजादी मिल जाएगी, ठीक ना। भाजपा बहुत बाद में आता है, तुम लोग व्हाट्सएप कब देखा करो, सुबह सुबह जो है, मतलब आजकल हो गया है, ठीक। बीच में तो हमें भी ये आदत लग गई थी, आदमी वॉशरूम गया नहीं कि वॉशरूम में ही व्हाट्सएप स्टार्ट कर दिया, और सुबह सुबह ही एकदम आ गया खबर, क्या कि जो नाथूराम गोडसे हैं वो भारत के महान सपूत थे। महात्मा गांधी तो मच्छर मार रहे थे, आजादी तो हमारे गोडसे दिलवा दिए, ठीक ना। इस टाइप की खबरें आएंगी, और पूरा शक्ति जो है सुबह सुबह जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगेगा, दिमाग में लगने लगेगा, ठीक ना, कि अरे
महात्मा गांधी थे कि गॉड से थे? तो आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना कम कीजिए। क्लास में हम एक बार टेस्ट ले रहे थे तो टीपू सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, टाइम भी देखना पड़ता है बीच बीच में। तो टीपू सुल्तान पे क्वेश्चन पूछे थे तो कोई लड़का एकदम पहला हेडिंग लिखा था कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही दुर्दांत आक्रमणकारी था जो भारत पे आक्रमण करके हजारों हजार निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं सुबह सुबह जहां प्रेशर लगाना है वहां लगाओ, दिमाग पे ना लगाओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ठीक। फिर अब उस लड़का को क्लास में तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे, नाम देखें, खुजवाएं लड़का को, बुलाएं कि भाई बाबू ये हमको तो एनसीईआरटी में नहीं मिला, ना कांग्रेस के टाइम वाले एनसीईआरटी में मिला, ना बीजेपी के टाइम वाले एनसीईआरटी में मिला, आपको किस बुक में मिला? बोला सर हमारे व्हाट्सएप में आया था सर, पूरा लेख आया था, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इस लेख को। और वो लड़का इतना कॉन्फिडेंस में था कि अगर सही में हम 5 मिनट उसको सुन लेते ना तो हमको समझा के जाता। एकदम सही बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना? हाँ, आप ही लोग के बैच का है, ठीक ना? नहीं 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 राहुल नहीं था, हालांकि बहुत फेमस लड़का है क्लासरूम में वो। ठीक, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। नहीं 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 यहां नहीं बैठे हुए वो शख्स यहां नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली बता रहे हैं ये सच्ची घटना है। नहीं नहीं, नाम नहीं, पर्सनली नहीं। अगर आप लोग क्लास में ऑब्वियसली हम टेस्ट किस में लेते हैं आकर? हिंदी मीडियम में लेते हैं ना, तो हिंदी मीडियम का ही लड़का होगा ना। चलिए छोड़िए, हम लोग यहाँ वापस आइए, बिहार के हिस्ट्री पे आइए। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए एकदम, कहीं भी इस सीक्वेंस में आप गलती किए, अब इधर आइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए, ठीक। जहां भी गलती होगा इस सीक्वेंस भूलेंगे, गलती होगा। अब यहाँ देखो, ये जो सैयद वंश था और ये जो लोदी वंश था, ये दोनों वंश क्या थे? अफगानी थे। क्या थे? अफगानी थे। जैसे जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो उसमें बहुत सारे टाइप के मुसलमान रहते हैं, तुर्की, अफगानी, तुरानी, ईरानी, पाकिस्तानी नहीं थे। ठीक ना? पाकिस्तानी नहीं थे, ठीक। ये अपने यहाँ के क्या थे? खिलजी, बहुत सारे का वो मिक्सचर था। तो एक ग्रुप था क्या? अफगानी। अफगानी का कौन था? इसने सैयद वंश का, मतलब प्रथम जो आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में पहला अफगान शासक कौन था, तो खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। और लोदी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोदी करता है। फिर इसी में आएंगे सिकंदर लोदी, ठीक ना? और उसके बाद फिर आएंगे इब्राहिम लोदी, और वही इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में कौन करेगा? बाबर हरा के भारत पे मुगलिया सल्तनत की स्थापना करेगा। सब ज्वाइंट हो रहा है ना एक दूसरे से? कोई दिक्कत? हालांकि ये ज्वाइंट आप लोग को खुद करना था, हम करवा दे रहे हैं। चलिए, अच्छा, अब अफगानियों में एक दिक्कत है। अफगानी जो मुसलमान थे, उनका जो सत्ता, मतलब मोडस ऑपरेंडी जो कहलाता है, वो क्या था? जनजातीय था। जनजातीय यानी कि कबीलाई, ठीक ना? कबीलाई शासन व्यवस्था और जो एक फुल फ्लेज स्टेट होता है, उन दोनों में एक अंतर होता है। जैसे आप देखो ऋग्वेद में हमारा क्या था समाज, मतलब हमारा जो राज्य का स्वरूप था क्या था? कबीलाई था। कबीलाई में क्या होता है कि सभी इक्वल्स हैं। उस इक्वल्स में एक क्या है, उसको थोड़ा सा प्रधान हम लोग बना दिए हैं, ठीक ना? जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री भी हैं वो क्या है? प्राइम एमोंग द इक्वल्स हैं, यही है ना? उसी तरह से जो अफगान होता है, अफगानी में ना राजा को कुछ विशेष, मतलब कबीलाई संरचना में राजा को कोई विशेष वैल्यू नहीं देता है, ठीक ना? उसको हमेशा तलवार लेके खड़ा रहना पड़ता है, कोई भी आया उसको मारो, ठीक। लेकिन जब एक स्टेट हो जाता है, जब कबीलाई समाज एक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो राजत्व की अवधारणा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है कि राजा का बेटा फिर राजा, फिर उसका बेटा राजा, राजा को देख के सब सर हिलाएगा, राजा ऊंचा सिंहासन पर बैठेगा, ठीक ना? और जो बाकी जो दरबारी होंगे वो नीचे सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन जो अफगानी शासन परंपरा है, ये क्या है? कबीलाई है।
इसमें ऐसा नहीं है कि राजा जो है ऊपर तख्ते ताउस पर बैठेंगे, ठीक ना। एक ही कोट, एक ही जगह पे क्या होगा कि चद्दर बिछा, ठीक ना, सबके लिए मसलन लगा, और राजा भी वहीं बैठा हुआ है और मंत्री भी नहीं, प्रजा नहीं, मंत्री भी वहीं बैठा हुआ है। मतलब राजा को कोई विशेष वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अफगानी संरचना थी वो कबीलाई संरचना थी, ठीक ना। और इस चीज को आकर हटाएगा कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी मरेगा, राजा हाँ मैं, तुम हमारे साथ बैठेगा, बैठो नीचे। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देखो कि जैसे सैयद वंश है, सैयद वंश का शासक खिज्र खां। खिज्र खां जानते हो किस चीज की उपाधि लेता है? रैयत ए आला। किसका? रैयत ए आला। आला सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर कौन हो गया? तैमूरलंग। और रैयत, रैयत मतलब क्या हुआ? दास। जैसे गांव देहात में आपके खेत में अगर कोई काम करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? रैयत बोलते हो ना, रैयत बोला जाता है, ठीक ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपका आधुनिक भारत में आएगा तो ये क्या लेता है? रैयत ए आला का लेता है उपाधि। फिर जब लोदी वंश आता है तो लोदी वंश में जो शासक होता है वो क्या उपाधि लेता है? मसलंद ए आली। क्या लेता है? मसलंद ए आली। कहने का मतलब कि बाकी जो दरबारी रहेंगे उनके पीठ के पीछे कोई मसलंद नहीं रहेगा, और जो शासक है ना वो दूगो मसलंद लेके ऐसे करके बैठेगा। तख्ते ताऊ मतलब कोई सिंहासन पे नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है जमीन ही पे। खाली जो शासक है उसके पीछे क्या लग जा रहा है? मसलंद लग जा रहा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का, हाँ, ये मसलंद आरी की जो उपाधि है लोधियों के द्वारा ली जाती थी, ठीक ना। और रैयत ए आला की उपाधि कौन लिया था? खिज्र खां सैयद वंश में। ये सारा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, और बीपीएससी में भी 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मसलन ए आली, मसलन नहीं समझते हो? गोल वाला जो तकिया होता है जिसको इंग्लिश में पीलो बोलते हैं, पीलो हो गया चौड़ा वाला, और जो गोल वाला होता है उसको मसलंद कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, सैयद वंश में रैयत ए आला की उपाधि लिया था खिज्र खां। चलिए, अब इतना हिस्ट्री इंडिया का आप समझ गए, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं पूरा पूरी बिहार के हिस्ट्री पे, ठीक ना। बिहार का मिडाइवल हिस्ट्री में, ठीक। जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उसका एक सैनिक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किस क्षेत्र के लिए लूटपाट करने जाता है? बिहार की तरफ, बिहार की तरफ जाता है। हम पहले क्लास में ही बोल चुके कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन जलाया था? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम बार बार वर्ड बोलते हैं जलाया था, ठीक ना। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी की समाप्ति किस कारण से हुई थी? आगजनी के कारण, बाढ़ के कारण, लूट के कारण? आगजनी के कारण। अच्छा, ये जो बख्तियार खिलजी थे ना केवल नालंदा यूनिवर्सिटी को बल्कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उदंतपुर यूनिवर्सिटी को भी क्या करते हैं? आक्रमण करके समाप्त कर देते हैं। लेकिन जलाते किसको हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो इन दोनों का नहीं पूछता है, नालंदा वाला को पूछता है, क्योंकि नालंदा में आग लगा दिया था, ठीक ना। अब देखो, जब बख्तियार खिलजी बिहार में आक्रमण करने आता है तो उस समय उत्तरी बिहार में कर्नाट वंश का शासन रहता है। किसका? कर्नाट वंश। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कर्नाट वंश, ठीक ना। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो उसमें बिहार में किसका शासन था? और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नन्यदेव, ठीक ना। क्या थे? नन्यदेव इसके संस्थापक थे, ठीक। हाँ, मिथिलांचल वाला क्षेत्र में, उत्तरी बिहार का जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है वहां कौन था? कर्नाट वंश था। और इसके संस्थापक कौन थे? नन्यदेव थे। और जब बख्तियार खिलजी बिहार आक्रमण करता है, एग्जैक्टली उस समय कर्नाट वंश के जो शासक थे उनका नाम क्या था? नरसिंह देव। क्या नाम था? ये नन्यदेव तो संस्थापक हो गए कर्नाट वंश का, ठीक है ना। ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले ही कर्नाट वंश था, ठीक ना। लेकिन जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में, और जब बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल के अभियान पे निकलता है
तो उस समय जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है वहां किसका शासन था? कर्नाट वंश का। और जो शासक था वो कौन था? हरि सिंह देव। अभी तो वही बात बोल रहे हैं, हरि सिंह देव। कर्नाट वंश तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले से था, समझ पा रहे हो? और इसकी स्थापना कौन किया था? नन्यदेव। ये बीपीएससी 60वीं 62वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। फिर क्या होता है, यहाँ 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और बख्तियार खिलजी किस अभियान में निकलता है? बिहार और बंगाल के अभियान में। तो वो जब मिथिलांचल वाला क्षेत्र में, वो बेसिकली जाता है बंगाल के तरफ, ठीक ना, लेकिन रास्ते में पड़ जाता है मिथिलांचल। तो उस समय था तो यही कर्नाट वंश ना, तो ये थोड़ी है कि ये नन्यदेव ही जिंदा थे उस समय भी। तो उस समय जो शासक था नरसिंह देव था। कौन था? तो तेज आदमी निकला, वो समझ गया कि ना ना हम सकेंगे नहीं भाई। ये क्या करता है कि बख्तियार खिलजी उस पर अटैक करे उसके पहले ही ये क्या करता है कि सोना चांदी उसके पास पहुंचा देता है, ठीक है ना, कि लो भैया आप इसी के लिए ना हमारे पास आ रहे हो, लो हम ही पहुंचा दिए। बख्तियार खिलजी खुश हो जाता है, बोलता है जाओ बेटा तुम शासन करो, ठीक ना। ये इनकी शासन ऐसे ही चलते रहती है। फाइनली ये कर्नाट वंश का जो पतन होता है कब होता है? आपको हम अभी जब तुगलक वंश पढ़ा रहे थे और सेन वंश पढ़ा रहे थे, तो इधर तुगलक वंश हो गया, और जैसे देखो ये हो गया इंडिया, दिल्ली में है तुगलक वंश, और यहां कौन सा है? सेन वंश। यहां हो गया ग्यासुद्दीन तुगलक, कोई समझने में दिक्कत? और यहां कौन है? लक्ष्मण सेन। 1324-25 में ग्यासुद्दीन तुगलक ये लक्ष्मण सेन के खिलाफ आक्रमण करता है, ठीक ना। और लौटते समय ये मिथिलांचल वाला रास्ता से वापस लौटता है, ठीक ना। और मिथिलांचल में कौन सा वंश का शासन था? कर्नाट वंश का, ठीक। तो देखो इसके पहले जब नरसिंह देव थे, जब बख्तियार खिलजी आया था, तो नरसिंह देव क्या किए? गिफ्ट देके उसको मना लिए। लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं मानता है। और ग्यासुद्दीन तुगलक के समय जो कर्नाट वंश के शासक थे उनका नाम क्या था? हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। तो ग्यासुद्दीन तुगलक क्या करता है? कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को हरा देता है ना, और वहां उस क्षेत्र पे सल्तनत की सत्ता स्थापित कर देता है। तो कर्नाट वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश है मध्यकालीन बिहार का। उसमें 3 शासकों को आपको याद रखना है कि नन्यदेव संस्थापक थे, बख्तियार खिलजी के समय कौन थे शासक? नरसिंह देव। और ग्यासुद्दीन तुगलक के समय कौन थे? हरि सिंह देव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? हरि सिंह देव। किससे हारा था? ग्यासुद्दीन तुगलक से हारा था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, हरि सिंह, नरसिंह देव, नरसिंह देव बोले हैं, तुम हरि सिंह लिख लियो तो नरसिंह देव। देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव, फिर 1206 में स्थापना होगा दिल्ली सल्तनत का। कौन करेगा? कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका एक सेनापति बख्तियार खिलजी कहाँ जाएगा? बंगाल बिहार के अभियान पे। जब वो बिहार से क्रॉस करेगा मिथिलांचल वाला भाग से, तो उस समय कर्नाट वंशी रहेगा, और उस समय जो शासक रहेंगे वो कौन रहेंगे? नरसिंह देव। नरसिंह देव गिफ्ट देके उसको मनवा लेंगे। बख्तियार खिलजी बोलेगा ठीक है आप अपनी सत्ता पे काबिज रहिए। फिर आगे जाके दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश के समय ग्यासुद्दीन तुगलक लक्ष्मण सेन, लखनऊती बंगाल अभियान पे आएगा लक्ष्मण सेन के खिलाफ, और लौटते वक्त बिहार के रास्ते से गुजरते समय क्या करेगा? कर्नाट वंश पर अटैक करेगा और कर्नाट वंश को समाप्त कर देगा। और वो क्या करेगा? क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ले आएगा। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के समय कर्नाट वंश का शासक कौन हो रहा है? हरि सिंह हो रहे हैं, ठीक ना। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह, ठीक ना। और हराया कौन? ग्यासुद्दीन तुगलक। कब? 1324-25 में। अब देखो ये जो बख्तियार खिलजी जो जाता है बिहार बंगाल के अभियान पे, जो नालंदा को आग लगा देता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और पूरी यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देता है, इसके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि फाइनली इनको इन्हीं का एक सैनिक मार देता है, ठीक ना। इनको इन्हीं का एक सैनिक क्या करता है? मार देता है। और उसका नाम क्या रहता है? अली मर्दान। क्या नाम रहता है? अली मर्दान।
नहीं, बख्तियार खिलजी को। ठंड में आप लोग का प्रोसेसिंग थोड़ा धीरे हो रहा है, हम समझ रहे हैं। अरे क्यों मारता है? सत्ता के लिए तो सारा युद्ध होता है ना। अली मर्दान मार देता है किसको? बख्तियार खिलजी को। और आज का जो बिहार शरीफ है ना, इसी बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी को दफन कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, आप ठंड में थोड़ा सा आगे निकल गए। नहीं, देखो बिहार नाम कोई एक समय नहीं पड़ा, ठीक, ये धीरे धीरे धीरे, हालांकि कह सकते हो कि जब मुस्लिम सत्ता का प्रसार बिहार में हुआ तो ये सबसे पहले आए कौन? बख्तियार खिलजी ही आए, ठीक ना। तो एग्जैक्टली इन्हीं के समय से हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब बिहार में मुस्लिम सत्ता का प्रसार हुआ, हाँ, तो मुस्लिम सत्ता का प्रसार इन्हीं के अंतर्गत ही हुआ। तो यहाँ आए तो वो लोग क्या देखे कि यहाँ बौद्ध विहारों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक ना, बौद्ध मठ बहुत ज्यादा है। तो उसी के आधार पे ये क्या है, इस जगह को देखो, बौद्ध विहार होता है वी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वी को ये लोग क्या किए, ब, बिहार। समझ रहे? जैसे सिंधु को उन लोग हिंदू बोलने लगा, है ना, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है ना। जैसे हम लोग तब कपड़ा खींचना बोलते हैं, दिल्ली का आदमी कपड़ा खींचना बोलता है, और हम लोग में खींचना किसको बोलते हैं? किसी चीज को खींचना, है ना। तो पर बस प्रोनाउंसिएशन का अलग है। तो वही बिहार किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बिहार में। कब? जब बिहार में मुस्लिम सत्ता का प्रसार होता है, और मुस्लिम सत्ता का टॉर्च बियरर कौन रहता है? बख्तियार खिलजी रहता है ना। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि बख्तियार खिलजी के समय से जो हमारा बिहार है, इसको बिहार कहना स्टार्ट किया गया। और जो इसकी राजधानी है पटना, वो हम आप लोगों को 50 बार बता चुके हैं। जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी के समय से बिहार की राजधानी को पटना बोला जाने लगा, है ना। उसके पहले अजीमाबाद बोला जाता था, नहीं सॉरी, उसके पटना बोला जा रहा है। हालांकि बाद में इसका अजीमाबाद भी नाम रखा गया, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, अपने पोता अजीम के प्यार में। लेकिन लोगों के बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी लोग जो है ना, स्टेट का नाम चेंज करता है, धोनी तारा खरीदता है, हम लोग टाइप का थोड़ी। हाँ, समाधि नहीं है, कब्र है। कब्र और समाधि में अंतर होता है, ठीक ना। और समाधि कब लिया जाता है? आप ध्यान मुद्रा में हैं, और ध्यान लेते लेते जो है आपका आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गया, तब आप समाधि कहलाता है। लेकिन कब्र है कि आप मर गए, आपको ले जाके दफनाया गया, तो वो कब्र कहता है। और कब्र के ऊपर जो एक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको मकबरा कहा जाता है। मस्जिद अलग चीज होता है, मकबरा अलग चीज होता है। कब्र के ऊपर जो बिल्डिंग होता है उसको मकबरा कहा। जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है? मकबरा है, मस्जिद नहीं है। हालांकि उसके अगल बगल में जो 2 रेड सैंड का स्टोन का जो बिल्डिंग है वो मस्जिद है, ठीक ना। लेकिन बीच का ताजमहल मकबरा है, जो अपनी रानी की याद में बनवाया गया था। छोड़िए, टाइम कम है। हम लोग की बीवी लोग बोले कि तुम लोग एक तो घर नहीं बनवा पाए। चलिए, हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो बख्तियार खिलजी की हत्या कौन कर देता है? अली मर्दान कर देता है। और बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया जाता है? बिहार शरीफ, इमादपुर मोहल्ला का नाम है, इमादपुर। आप लिख सकते हैं, पूछ सकता है बीपीएससी में, इमादपुर में इनको दफनाया गया था, ठीक ना। अब चलिए, इसके बाद जो एक फेमस घटना हुई थी, और जो छोटी छोटी घटनाएं हैं किताब में दी हुई है। अब इसके बाद एक फेमस घटना आप देखिए। जब दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश की स्थापना हुई, तो हम आपको बताएं कि जौनपुर में मलिक सरवर के अंतर्गत में एक नई सत्ता की स्थापना हुई। अच्छा, ये भी क्या थे? अफगानी ही थे। मलिक सरवर भी जो था वो भी क्या था? अफगानी ही था। इनको सरकी शासक भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखो, जौनपुर वाला जो ये मलिक सरवर है, अब इन लोग के कब्जा में क्या आ जाता है? बिहार वाला क्षेत्र आ जाता है। कौन वाला क्षेत्र? बिहार वाला क्षेत्र। और बिहार में एक अफगानी शासक होते हैं, शेर शाह सूरी, जो बाद में दिल्ली की सत्ता पे भी काबिज होते हैं, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के पिताजी थे, उनका नाम क्या था? शेर शाह सूरी के पिता का नाम, शेर शाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां। क्या था?
हसन खां। तो यही जो जौनपुर की जो सत्ता स्थापित हुई थी ना, यही जौनपुर के का गवर्नर के रूप में ये कहा सासाराम, बिहार में जो सासाराम वाला क्षेत्र है, टिहरी ऑन सोन देख रहे हो? नहीं देख रहे हो सब? देखो मैप पे, बीपीएससी देने जानी है। देखो ये, सॉरी बिहार इतना भी वो नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिएगा, शब्दों पे ना जाइएगा। ठीक ना? देखो ये ऐसे गंगा आ रही है, ठीक ना, इधर से गंडक नदी आ रही है, ठीक ना, इधर से सोन नदी जा रही है, इधर से पुनपुन नदी जा रही है ना, यहाँ पास पटना है, ठीक। और ये जो सोन नदी जा रही है ना, ये सोन नदी जाके गंगा में मिलती है कोइलवर के पास। कहाँ मिलती है? कोइलवर के पास। जब आप दिल्ली से पटना जाते हो तो एक पुल भी पड़ता है कोइलवर। उसके पहले यहाँ इस वाले क्षेत्र में, ठीक ना, क्या है? सासाराम है। इस वाले क्षेत्र में क्या है? सासाराम। ये जो डेहरी ऑनसन का पुल है वो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो और जौनपुर कहाँ है? यूपी में। यहाँ जौनपुर में क्या हुआ? मलिक सरवर ने अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक ना। इनको सरकी शासक भी बोला जाता है। तो ये शासक देखो, यहाँ तो सैयद वंश बैठा, तो सैयद वंश को तो एज ए एजेंट बैठा के गया था तैमूर लंग। उसी समय ये अपना इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और ये धीरे 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 इस बिहार वाले क्षेत्र पे भी कब्जा कर लेता है। कौन? सरकी शासक मलिक सरवर। समझ में आ रहा है? इसको सैयद वंश से कंफ्यूज मत करना, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब ये सासाराम इसके क्षेत्र में है, तो राजा यहाँ का जमींदार किसको नियुक्त करता है? हसन खान को। किसको? हसन खान को। और हसन खान का बेटा कौन होता है? शाबाश, शेरशाह सूरी। अब हिस्ट्री कनेक्ट कर ले रहे हो, इंडियन हिस्ट्री और इसको? अब समझ में आया उतना बैकग्राउंड हम क्यों बताए थे? शेरशाह सूरी। अब यहां से जो है हम लोग शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे ये बिहार से निकल के दिल्ली में हुमायूं को 1539 में चौसा और 1540 में विलग्राम या इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, इन दोनों युद्धों के माध्यम से दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लेता है। और ये बहुत ही कम 4-5 साल के लिए ही दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहता है, परंतु ये ऐसा ऐसा सुधार करता है कि इसको हम अकबर का पूर्वगामी शासक मानते हैं। पूर्वगामी कहने का मतलब कि अकबर जिन जिन सुधारों को आगे अप्लाई करता है उसका इनिशियल पॉइंट कौन रहता है? शेरशाह सूरी। तो ये सारा कहानी जो है कल के क्लास में होगा, ठीक ना। आज का सेवा यहीं समाप्त। मुझे सुनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।